नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा ताल्लुकात होता है आपसे, चाहे वो राजनीति से हो या फिर समाज से जुड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम खास खबर। और खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे आज हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी। रसूलपुर के प्रेम नगर में हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वारदात के पीछे छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मृतक के पिता ने बताया कि छात्रा जब घर आ रही थी तभी रास्ते में कुछ मनचलों ने छेड़छाड़ करते हुए अपशब्द कहे थे। छात्रा ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद 3 युवक घर में घुसे और गोली मारकर फरार हो गए। मृतक के पिता ने 3 युवकों के नाम भी बताए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। लोगों ने आकर मेरे घर में आकर छत पे थे, उनने आकर दीवारों में लात मारी, गोली खोली, चलाई। उसके बाद गोली मारकर घर से भागते हुए 3 लोग यहाँ 4 लोग यहाँ से निकल गए। गोली मेरी बेटी की लगी। इन लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे और इसमें 3 टीमें बनाई गई है जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं उनकी तलाशी के लिए उनकी गिरफ्तारी की। तो उत्तर प्रदेश में आखिर कानून व्यवस्था कहां जा रही है, आखिर क्या हुआ है, कानून को आखिर कब उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होंगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिल पाना आज भी मुश्किल सा नजर आता है। आपको बता दें, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला मिशन शक्ति के तहत 1535 थानों में महिला डेस्क की शुरुआत की थी। नवरात्र में शक्ति मिशन की शुरुआत वहां पर की गई थी और इसमें तमाम लोगों से अपील की गई थी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए लोग आगे आए। तमाम समाजसेवी संगठन जो है वो भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। लेकिन कल जहां 1535 महिला डेस्कों का शुभारंभ थानों में किया गया, वहीं आज एक बार फिर एक बेटी को सिर्फ इस बात की सजा मिली जहां मनचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसने इसका विरोध किया। और मनचलों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने घर में घुसकर उस छात्रा को गोली मार दी और उसके बाद उस छात्रा की मृत्यु हो गई है। क्या वाकई इस तरह से उत्तर प्रदेश में छात्राएं सुरक्षित होंगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चियां सुरक्षित होंगी? हाथरस मामले को ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसके अलावा अगर होशियारपुर की बात की जाए तो वहां भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने की घटना सामने। न जाने देश में ऐसी कितनी घटनाएं जो हर रोज सामने आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सरकार यहाँ लाख दावे करती है, वादे करती है, कोशिशें भी करती है, लेकिन उन कोशिशों में आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं उत्तर प्रदेश में? ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपराधियों में कानून का किसी तरह का खौफ नहीं बचा है? क्या उनके लिए अब कानून व्यवस्था मात्र शब्द रह गया है? इस छात्रा के पिता ने 3 युवकों का नाम भी बताया है और पुलिस ने यहां पर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और उन अपराधियों की तलाश अब शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसका विरोध करती हैं, तो या तो उनके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है या फिर घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर दुष्कर्म किसी बच्ची के साथ होता है, किसी
लड़की के साथ या किसी महिला के साथ होता है तो अगर वो उसकी रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचती है और अपराधियों को सजा के लिए वो प्रतिबद्ध होती है तो या तो उसे जिंदा जला दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है, वो भी अलग अलग तरह से। कभी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी उसे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर तरह से महिलाएं जो है वो असुरक्षित खुद को महसूस करती हैं। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है कि अपराधियों को पकड़ा जा सके, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को और जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने हो रही है उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जो मूल है या ये कहें कि जो धरातल पर सच्चाई है वो बेहद कड़वी है। महिला थाना बनाए गए हैं, महिला पुलिस जो है उन्हें तैनात किया जाता है, एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार की जाती है, महिला डेस्क तैयार की जाती है, फांसी की सज़ा भी जो है वो दी जाती है, उसका भी प्रावधान किया गया है, आजीवन कारावास की सज़ा भी दी जाती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो हत्या कर दी जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी, उनसे बात करते हैं। आरसी भट्ट सर, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1535 महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया था मिशन शक्ति के तहत, और आज एक बार फिर एक छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है जहां उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है क्योंकि उसने मंचलों की छेड़खानी का विरोध किया था और उन लड़कों की इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुसे और उस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, क्या ऐसे में महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? सुनीता, कल ही इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से तकरीबन 1555 थानों पे महिला डेस्क की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी कि उनको हेल्प डेस्क दी जाएगी, लेकिन मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम चलाने जा रही है और इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम निर्देश दिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्त थानों को कि महिला डेस्क की स्थापना की जाए और उनकी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना जाए, उसके साथ साथ कार्रवाई की जाए। लेकिन आज की जो घटना है ये बिल्कुल कहने में कोई हिचक नहीं है कि कब तक सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां। निश्चित रूप से ये घटना जो फिरोजाबाद की है वो इतना दर्दनाक है कि एक बच्ची जो जिसकी उम्र 16 साल है और वो कक्षा 11 की छात्रा है, वो रोज अपने स्कूल जाती है रसूलपुर और लगातार जिस तरह से कुछ मंचले टाइप के जो लड़के हैं, जो गुंडे हैं, वो उसको छेड़ते हैं और वो अपने पिता से आकर लगातार इस चीज की शिकायत करती है जिस तरह के उसके पिता ने आरोप लगाया है, और अंत में वो अपनी छेड़खानी का विरोध करती है। और अचानक जो है आज 5 बदमाशों ने घुसकर जो है घर में घुसकर तमंचे से उसको गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। ये घटना जो है ये उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि छात्रा के साथ रेप किया जा रहा है, बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। सरकार जब इस पर विपक्ष लगातार इसको विरोध कर रहा है और एक या राजनीतिक रंग ले रहा है, तब जाके सरकार चेत रही। क्या ये तभी हो सकता है जब इस पर विपक्ष आरोप लगाए या हमला करे? पहले भी सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए और जिस तरह से उस मंचलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो लोकल पुलिस है यानी कि फिरोजाबाद पुलिस है वो फेलियर नजर आती है। उसके पिता ने आज साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि छात्रा ने अभी 2 दिन पहले शिकायत की और कि आते जाते ये मंचले हमें छेड़ते हैं। छात्रा ने उसका भरपूर विरोध किया, अंत में आज उसको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया।
ये निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से ये अकेली कोई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं जो है जिस तरह से लगातार हो रही हैं, बलात्कार की, हत्या की, महिलाओं के यौन शोषण की, इसमें और कठोर रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जनपदों को मैंने पहले भी कहा है कि जनपदों के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो नाकारा हैं, उनको कहीं ना कहीं अन्य अपराधों के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अपराध हैं उसमें कहीं ना कहीं और कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए रोकने के लिए, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं सुनीता ये विफल नजर आ रहे हैं। और उसका परिणाम जो है कि आज एक दलित छात्रा वो आज उसको मौत के घाट उतार दिया कुछ मंचलों में। आरसी भट्ट जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे कल भी यही था और आज फिर मैं उस सवाल को पूछूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूछना एक बार फिर जरूरी हो गया और लाजमी भी है। ये मैं भी एक लड़की हूं, अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र कभी किया जाता है तो मुझे भी इस बात पे डर लगता है कि वाकई अगर वहां कभी जाना हुआ तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे। महिला थाना बनाया गया है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, महिला डेस्क का शुभारंभ किया गया है। जो भी लोग किसी भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हैं या टीजिंग की घटनाएं होती हैं, ऐसे केसों पर तुरंत कार्रवाई की बात की जाती है, एफआईआर तुरंत लिखने की बात की जाती है। महिला पुलिस आपका पूरा सहयोग करेगी ये कहा जाता है और साथ ही अगर दुष्कर्म के बाद हत्या की जाती है तो फांसी की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। इन तमाम चीजों के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों मजबूत नहीं है, क्यों अपराधियों में इस बात का खौफ नहीं है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके साथ भी इससे बुरा बर्ताव किया जाएगा। कानून है लेकिन डर क्यों नहीं है? निश्चित रूप से यह एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जनपद हैं, उन 75 जनपदों के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं या फिर कमिश्नर हैं, वो क्या कर रहे हैं? वह लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर जो है वो बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी जिस तरह से हाथरस कांड हुआ है, बलरामपुर कांड हुआ है, इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, पूरा देश उद्वेलित हो गया है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं। और जिस तरह से आज ये घटना हुई है सुनीता, निश्चित रूप से जो स्मिता, ये बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि जिस तरह से उस दलित छात्रा को छेड़खानी करने के विरोध करने पर गोली मारी गई है और उसकी हत्या की गई है, तो निश्चित रूप से सरकार को सभी जनपद के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो लीड कर रहे हैं जनपद में एज एसएसपी और एसपी या कमिश्नर, उनको सख्त निर्देश दें और सीधे तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करें, तब जाकर कहीं न कहीं सरकार का जलाल कायम हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है, लग रहा है कि और भी घटनाएं आगे हो सकती हैं, उनको रोका जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में प्रयास करे। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया, सभी महिलाओं का हेल्प डेस्क थानों में बनाया गया, लेकिन यही काफी नहीं है। मैंने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताया था कि ये ग्राम स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर, थाना स्तर पर उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए, उनकी सूची बनाई जाए, उनकी शिकायतों को निकाला जाए। जो शिकायत करता है, जो छात्रा महिलाएं जो शिकायत करती हैं, उनको देखा जाए और उसके साथ साथ उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तब जाकर जो है कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे कहीं न कहीं यही मालूम होता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस घटनाओं को रोकने के लिए असफल साबित होती है। बिल्कुल, जिस तरह का तमाचा करारा यहाँ पर पड़ा है इस वक्त कानून व्यवस्था को, क्योंकि कल ही मिशन की शुरुआत की जाती है और आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। घर में घुसकर नाबालिग छात्रा को गोली मार दी जाती है और अभी तक अपराधियों का कहीं कोई सुराग नहीं होता है। मुझे लगता है कि वाकई अब कानून व्यवस्था को और सख्त होना पड़ेगा और सिर्फ बातों से नहीं बल्कि धरातल पर जाकर काम करना होना बहुत जरूरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सवाल यही है एक बार फिर कि सिर्फ मुहिम चलाने से, सिर्फ महिला सुरक्षा की बातें करने से, दावे करने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? क्या अपराधियों में वो खौफ और डर कानून को लेकर वापस आ पाएगा ताकि इन अपराधों का जो ग्राफ है, जो आंकड़ा है, वो कम हो सके और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें?
और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लगातार अब सरकार के बीच आपसी खींचतान का भाव दिखाई दे रहा है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असंतोष कुछ हद तक है, क्योंकि काफी दिनों बाद ये सरकार आई है और इस वजह से उनकी उम्मीदें भी ज्यादा थी, लेकिन उन्हें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ हद तक असंतोष है। बीजेपी के पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि टीएस सिंहदेव को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद इस्तीफा देकर सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ये बयान कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के लिए वहां के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार रहते हैं। जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता नाराज हैं, वहां के मंत्री और विधायक की जिम्मेदारी है वह कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करें। वहीं दूसरी ओर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा ये बयान दिया गया है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के लिए वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। और हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। निधि, छत्तीसगढ़ में अब जिस तरह का सरकार को लेकर नाराजगी है, जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष है, इस बात को अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी स्वीकारा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो असंतोष की भावना है वो अब साफ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जो है उसके बीच एक सियासत की खबर पहले ही चल रही थी, लेकिन अगर ये मामला शांत होते कुछ ही दिन हुए, बावजूद इसके एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आना कि कार्यकर्ताओं में कुछ स्तर पर असंतोष व्यक्त है। जिस तरह से सरकार आई है काफी समय बाद, कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी, लेकिन जितनी उन्हें सरकार से उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है और उनके साथ जो एक तालमेल बैठना चाहिए वैसा बैठ नहीं रहा है। इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि जो असंतोष का माहौल है कार्यकर्ताओं में ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम बैठकों के माध्यम से ही प्रयास करते हैं कि जो कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति है उसे दूर की जा सके। लेकिन वही ये बात अगर भाजपा के पास जब आई और भाजपा द्वारा ये बात जब सुनी गई, ये बयान सुना गया, तो एक बार फिर टीएस सिंहदेव को एक तरह से कहने का प्रयास किया गया। हाल ही में अगर बात की जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इस्तीफा दे देना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार इस्तीफे की बात करते हैं, घोषणा पत्र के वादों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो ऐसे मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़क के स्तर से उन्हें लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ लड़नी चाहिए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने हाल ही में ये बयान दिया। और अगर बात की जाए तो इसमें कई कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि आपसी मंत्रियों के बारे में अगर बात की जाए तो हाल ही में आज की अगर बात करें तो अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री हैं, उनका ये बयान आना कि अगर किसी क्षेत्र के कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं तो इसमें जो जिम्मेदारी होती है वहां के जनप्रतिनिधियों की होती है। ये जिम्मेदारी वहां के विधायक और मंत्री की है कि अपने कार्यकर्ताओं की जो असंतोष की स्थिति है उसे कैसे दूर किए जाए। और कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर जरूर असंतोष रहते हैं, लेकिन अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में असंतोष व्यक्त नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता खुश हैं। तो इस तरह का ये अजब गजब जो सियासत है वो देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। कई कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और इस चीज को लेकर भाजपा लगातार अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई दौर नहीं छोड़ रही है। जिस्मिता निधि, अगर देखा जाए तो टीएस सिंहदेव ने तो अपनी बात यहाँ पर रख दी। उनका साफ कहना है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असंतोष है, क्योंकि बहुत समय के बाद कांग्रेस की सरकार वहां बनी है इसीलिए। लेकिन इस पर अब ये भी बात की जा रही है कि जिस जगह के कार्यकर्ता नाराज हैं वहां के जनप्रतिनिधि को उनकी नाराजगी को दूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये स्पष्ट कहा है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है। बहुत दिनों बाद सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये था कि उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएगी, लेकिन उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। और इस वजह से इस बात को बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता कि उनमें असंतोष व्याप्त है। लेकिन एक बात ये कहने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बात को संभालते हुए ये भी कहा कि बैठकों के माध्यम से निश्चित तौर पर हम जो कार्यकर्ताओं में ये असंतोष का समय व्याप्त होता
है, स्थिति व्याप्त होती है, उसे दूर करने का प्रयास इन बैठकों के माध्यम से करते हैं और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन लगातार भाजपा को अब मौका मिल गया है निशाना साधने का और बातें कहने का। तो अगर मुख्य तौर से देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी और कहा कि अगर उन्हें लड़ाई ही लड़नी है तो सड़क स्तर से लड़ाई लड़नी चाहिए, राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को बार बार इस तरह से बयान देकर एक उचकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि स्थिति जो बयान है वो सीधे तौर पर साफ करती है। और ऐसे में जो अमरजीत भगत खाद्य मंत्री हैं, उनका ये बयान आना, इसमें कहीं ना कहीं नाखुश का भाव जो है वो जरूर व्यक्त होता है। जो स्मिता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी अब सियासत का एक और रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहा है कि हाँ, काफी समय के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, जिसके चलते जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी और असंतोष जरूर व्याप्त होता है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं, जो उनकी उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा सरकार से बढ़ जाती है और अगर उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाता है तो उनकी नाराज़गी होती है। जिसके बाद बीजेपी ने इस पर तुरंत वार करते हुए ये भी कहा है कि अगर ऐसा है तो टीएस सिंहदेव को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी ही है तो मैदान में आकर वो लड़ाई लड़े। साथ ही अमरजीत जो खाद्य मंत्री, उनका ये कहना है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करें और ऐसा करने के लिए वो लगातार बैठकें लें। तो खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।